अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए दूसरा लेक्चर चैप्टर नंबर 7 का करने वाले हैं, जो कि हमारे पास है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स को पढ़ा था और उस लेक्चर के लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। एक सिंपल क्वेश्चन था कि वर्क का डायमेंशन क्या है, और काफी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में सही आंसर्स भी दिए, जिनमें हुजैफा, अरीब और एक दो स्टूडेंट्स और भी शामिल है। तो हम आज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स को पढ़ते हैं। साथ ही साथ एक बात और जो है वो क्लियर कर लीजिएगा कि फोर्स के हवाले से फोर्स तभी कांस्टेंट होती है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन चेंज आ रहा है तो इट मीन्स द फोर्स हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तब हम कहेंगे कि ये फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखें कि इसी चीज को मैंने इसी कॉन्सेप्ट को मैंने दोबारा से रिवाइज किया है, जो कि लास्ट टाइम हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। और आप देखेंगे ये जो बॉय या मैन, अगर हम इसे कह लें, तो ये एक फोर्स अप्लाई कर रहा है इस बॉक्स पर, और जिस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर होगी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, यानी कि हर पॉइंट पर जो इस पर फोर्स अप्लाई हुई है या फोर्स एक्सर्ट की गई है इस मैन की जानिब से, वो हमारे पास सेम है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो फोर्स अप्लाई की गई है ये 6 न्यूटन की है, तो थ्रू आउट द मोशन जो फोर्स इस पर अप्लाई की गई है वो 6 न्यूटन की ही है। और हम ये सपोज कर लेते हैं कि फोर्स अप्लाई होने के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो 6 मीटर है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं कि इसको ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स को समझने के लिए हमें ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे यहाँ पर ग्राफ में हमने थ्रू आउट द मोशन, जो कि 6 मीटर तक डिस्प्लेस हुई है बॉडी, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की गई है जो कि 6 न्यूटन की। तो मैं यहाँ पर ग्राफ ले आया हूँ, वाई एक्सिस पर मैंने फोर्स को रख दिया है और एक्स एक्सिस पर मैंने डिस्प्लेसमेंट को रख दिया। आप देखेंगे हम हर पॉइंट पर देख रहे हैं कि जब बॉडी ने 1 मीटर डिस्प्लेस किया तब भी उस पर फोर्स नीचे कांस्टेंट थी, तो फोर्स क्या है 6 न्यूटन की। फिर जब 2 मीटर पर आया तब भी जो है वो 6 न्यूटन की फोर्स, और इसी तरीके से जब 6 मीटर इसने कवर किया तब भी फोर्स इस पर थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रही और वो 6 न्यूटन ही रही। तो यहाँ पर जो हमें ग्राफ मिल रहा है वो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, क्योंकि फोर्स हमारे पास कांस्टेंट थी और हर बॉडी जितना डिस्प्लेस हो उस पर लगने वाली फोर्स हमारे पास कांस्टेंट। तो अब ये तो ग्राफ था हमारे पास स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स था। लेकिन यहाँ पर हम वर्क डन कैसे मालूम करें, तो आप देखेंगे वर्क डन हम इस तरीके से मालूम करेंगे कि ये जो एरिया अंडर ग्राफ आएगा, ये वाला जो भी एरिया है अंडर द ग्राफ, इससे हम कंसीडर करेंगे वर्क डन का। और आप देखेंगे यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, एरिया मालूम करने के लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे। आप देखेंगे लेंथ इंटू विड्थ में हमारे पास लेंथ में भी 6 और विड्थ में भी 6 आ रहा है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इट बिकम्स 36। तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो वर्क डन कितना हुआ है 36 जूल्स का वर्क डन हुआ। तो होप सो कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो। लेकिन अब अगर हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के कॉन्सेप्ट को देखें, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले आए हैं, जो कि हमारे पास है इलास्टिक बॉडी का। हमने जब वो एक बॉडी को स्प्रिंग के साथ अटैच किया है और उसे हॉरिजॉन्टली रखा है। आप देखेंगे इस वक्त ये अपनी मीन पोजीशन पर है, यानी कि इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पर फोर्स अप्लाई करें, और जब मैं फोर्स अप्लाई करते हुए इसकी मीन पोजीशन से इसको कुछ डिस्टेंस पर ले आता हूँ, तो यहाँ पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा
उसे हम एफ का नाम दे दें। क्लियर? इसी तरीके से मैं इसको मजीद ड्रैग करते हुए और आगे ले जाऊं, तो अभी अपनी मेन पोजीशन से कुछ मजीद डिस्टेंस पर चला गया। तो हमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज पता है कि ये जो स्प्रिंग होगा ये बॉडी को अपनी तरफ डिस्प्लेस कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं अपनी फोर्स यहां से रिमूव करूं तो ज्यादा मोशन होगा कि यहां से मूव करूं कि ज्यादा मोशन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन कहां पर ज्यादा होगी? तो आप कहेंगे कि ऑब्वियसली सर यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पर एक्सर्ट होने वाली फोर्स भी ज्यादा होगी, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। तो इस ये जो लास्ट वाला केस है यहाँ पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, और यहाँ पर ये जो दूसरा जो केस है यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम है तो एक्सेलरेशन कम होगी। तो आप देखेंगे आप दोनों केसेस में फोर्स बता रहे हैं कि एक में फोर्स कम है और दूसरे में फोर्स ज्यादा है, हालांकि बॉडी सेम है, स्प्रिंग भी सेम है, हर सेटअप हमारा जो है वो टोटली सेम है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। पर सेकंड केस में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कम है, थर्ड केस में जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलास्टिक बॉडी के अंदर फोर्स कांस्टेंट नहीं है हमारे पास। तो फोर्स क्या है? वेरिएबल है। फोर्स वेरिएबल है तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो भी वेरिएबल फोर्स के थ्रू ही होगा। और इस वर्क डन को मालूम करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, यही आज हमारे लेक्चर के की पॉइंट। अब आप देखें कि इसी तरीके से जैसे हमारे बुक के अंदर भी ये कंडीशन गिवन है, अगर आप देखें तो ए से लेकर बी तक बॉडी कुछ इस तरीके से मूव करती हुई गई, और अब हमें वर्क डन मालूम करना है। तो हम देख रहे हैं कि हर एक इंस्टेंट पर बॉडी का जो है वो एंगल भी चेंज हो रहा है और उस पर लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे इस वक्त फोर्स कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में है और एंगल जो है वो एंगल भी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या यूं कह लेंगे अपवर्ड ही यूं कह लेंगे अपवर्ड ही एंगल आ रही है। सिमिलर वे में अगर हम इस पॉइंट पर देखें जो कि बी के करीब है तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गई और जो यहाँ पर एंगल सब्स्टिट्यूट हो रही है वो भी डाउनवर्ड अलोंग द फोर्स की हो रही है। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है। और अगर अब मुझे पॉइंट ए से लेकर बी तक वर्क डन मालूम करना है तो मैं किस तरीके से मालूम करूँ? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को वी डिवाइड द टोटल डिस्प्लेसमेंट इनटू अ लार्ज ऑफ स्मॉल इंटरवल ईच ऑफ इक्वल विड्थ डेल्टा एक्स। मैं यहां से इसके छोटे छोटे पीसेस करता रहूंगा, या जो होल डिस्प्लेसमेंट है इस होल डिस्प्लेसमेंट को मैं इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा या इक्वली जो है वो आपस में डिवाइड कर दूंगा, और ईच जो डिस्प्लेसमेंट मैंने डिवाइड किया होगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेल्टा एक्स होगा, यानी कि सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सेम आ जाएगी तो हम हर पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो फोर्स भी हमें सेम, हम सपोज कर सकते हैं कि जो फोर्स हमें मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी। ठीक है, क्यों कांस्टेंट मिलेगी? क्योंकि हमने ए से लेकर बी तक जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसे इतने छोटे छोटे हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दिया है कि हर एक पार्ट पर हमें जो फोर्स है वो कांस्टेंट एक ही जैसी मिल रही। अब आप देखेंगे वर्क डन ए टू बी जब मैं गया हूं, अब मैं क्या करूंगा कि इन टोटल डिस्प्लेसमेंट्स को आपस में प्लस करता हूं। आप देखेंगे अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट्स को इस तरीके से प्लस करता हुआ आऊं तो मैं ए से लेकर पॉइंट बी तक इजीली जो है वो पहुंच सकता हूं। और मुझे हमने एन पीसेस किए हैं, एन जो है वो नंबर्स तक डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया है, तो मैं मैथमेटिकली इसे कैसे लिखूंगा कि वर्क डन ए टू बी इज इक्वल टू वर्क डन ए टू 2 प्लस वर्क डन 1 to 2
वर्क डन 2 to 3, वर्क डन जो है वो 3 to 4 प्लस वर्क डन 4 to 5 और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा वर्क डन n-1 to n तक। अब अगर टोटल वर्क डन की मालूम करें, क्योंकि A to B तो हमारे पास टोटल वर्क डन हो जाएगा। अब टोटल वर्क डन किस तरीके से मालूम होगा कि F1 डॉट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 1, ये जो डेल्टा एक्स रखा है हमने, ये डेल्टा एक्स किसके बराबर, ये डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास डेल्टा डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर F1 डॉट डेल्टा D1 प्लस F2 डॉट डेल्टा D2 प्लस और ऐसे ये n नंबर तक चलता जाएगा, क्योंकि हमने n नंबर्स तक इक्वली जब डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया। तो अब अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड्स लिखना चाहूँ तो मैं डॉट प्रोडक्ट है, तो F1 डेल्टा D1 cos थीटा प्लस F2 डेल्टा D2 cos थीटा प्लस F3 डेल्टा D3 cos थीटा, और इस तरीके से n नंबर्स तक जाऊंगा और इन द लास्ट Fn डेल्टा Dn cos थीटा तक आ जाए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पूरी वैल्यू को एक जनरलाइज फॉर्मूले में लिख देता हूँ कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी कॉस थीटा। अब क्योंकि ये मैं जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो जनरल फॉर्मूला के लिए मैं यहाँ पर एफ आई डी आई कॉस थीटा करके लिख देता हूँ। आई जो है वो इज इक्वल टू 1, और हम आई से 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, n नंबर्स तक जा रहे हैं। तो यानी कि समेशन को इस जनरल फॉर्मूले को जब मैं खोलकर लिखूंगा तो दोबारा ये वही कंडीशन बनाएगा जो कि हमारा सेकंड लास्ट स्टेप था। अब ये समेशन हम यूज करते हैं जब हमारे पास जो हम क्वांटिटी ऐड कर रहे हो वो स्मॉल अमाउंट के अंदर, यानी कि वर्क डन इतना ज्यादा ना हो, लेकिन यहाँ पर हमने इक्वली बहुत छोटे छोटे पीसेस किए हैं। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में हमने वर्क डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया है ताकि हम टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को मालूम कर सकें। तो इसलिए हम समेशन की ये जो साइन है सिग्मा की जगह पर हम इंटीग्रेशन की साइन यूज करें। बस समेशन और इंटीग्रेशन बोथ आर द सेम थिंग, बोथ समेशन की ही साइंस है, लेकिन ये जो सिग्मा यूज करते हैं ये भी आप इसे भी सिग्मा ही कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर मैंने साइन यूज किया है ये हमारे पास जो है वो स्मॉल समेशंस के लिए होता है, और नीचे जो ये सिग्मा है ये लॉन्ग टर्म जो समेशन होती है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ तक और तो के आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ लिया था, इसी तरीके से हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ग्राफ लेते। हम देख रहे हैं कि यहाँ से ए से लेकर बी तक हमारे पास फोर्स की जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसमें वेरिएशन आ रही है। ठीक है, जब ए से लेकर बी तक फोर्स में वेरिएशन आ रही है तो हमें कुछ ग्राफ इस तरीके का मिलेगा। अब इस ग्राफ से वर्क डन मालूम करने के लिए हमने क्या किया है कि ए से लेकर बी तक ऑलमोस्ट हर हिस्से को क्या करने की कोशिश की है, हर हिस्से को एक स्मॉल इंटरवल में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वो डिवाइड किया, क्योंकि हर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं कि उसमें जो लगने वाली फोर्स होगी वो ऑलमोस्ट हमारे पास कांस्टेंट हो जाए। ये जो इस वक्त आप ग्राफ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ग्राफ मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के बेसिस पर जो है वो मैंने ड्रॉ किया। अदरवाइज हम इतने छोटे पीसेस करते हैं कि अगर मैं वो ग्राफ एक्चुअल में बनाना भी चाहूं तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है जिसमें जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखें कि इंटरवल कितने छोटे छोटे हैं जिनमें लगने वाली फोर्स ऑलमोस्ट क्या होगी कि वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। इसमें भी हम और ज्यादा छोटे हिस्सों में इस ग्राफ को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा
उसे स्मॉल इंटरवल्स में जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होगा उन्हें हम छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर उन छोटे छोटे हिस्सों को डिवाइड करने के बाद वहां से वर्क बाय अ कांस्टेंट फोर्स के थ्रू हम वो उस पॉइंट से वर्क डन मालूम करेंगे। फिर वो वर्क डन में मिलते जाएंगे, उनको एड करते जाएंगे। जितने भी हमने जो है वो डिस्प्लेसमेंट्स किए होंगे उन सबको एड कर देंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो होप सो कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई ऐसी बात जो आपको यहाँ तक समझ में नहीं आई तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।